नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। संसद समाचार में बताएंगे आपको संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में सदन की आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। शुरुआत करते हैं लोकसभा के साथ। लोकसभा समीक्षा दिनांक 24 मार्च 2026 की बात करें तो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके प्रद्युत बोरदोलोई ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सदन को इसकी सूचना दी। लोकसभा में सोमवार को वित्त विधेयक 2026 पर शुरू हुई चर्चा मंगलवार को भी जारी रही। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पश्चिम एशिया युद्ध का हवाला देते हुए दावा किया कि अगले महीने कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रित रखी जा रही हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही देश को नई आर्थिक वास्तविकता का सामना करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जिंदल ने पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात की पृष्ठभूमि में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पहले भी प्रतिकूल परिस्थितियों में देश को संभाला है और इस बार भी संभालेगी। उन्होंने वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि सबका साथ सबका विकास सरकार का नारा नहीं बल्कि विचारधारा है। भाजपा के राव राजेंद्र सिंह ने वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आम लोगों को शेयर बाजार से जुड़े ऐप और डिजिटल मंचों के माध्यम से कर्जदार बनाया जा रहा है। भाजपा के ही जगदंबिका पाल ने कहा कि भारत में बनने वाले डेटा सेंटर से लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि विश्व में अमेरिका और चीन के बाद वर्तमान में भारत ही ऐसा तीसरा देश है जो डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है। वित्त विधेयक 2026 पर लोकसभा में हुई चर्चा में भाग लेते हुए अनेक सदस्यों ने अपने विचार रखे। कांग्रेस के नामदेव किरसन ने वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि देश की 1% आबादी के पास 40% संपत्ति है, जबकि सबसे निचले तबके के पास 50% लोगों के पास 3 से 6% संपत्ति है। कांग्रेस के ही गुरमीत सिंह औजला ने सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में वो भाजपा कहती थी कि रुपया वेंटिलेटर पर चला गया है, लेकिन अब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 95 के स्तर तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय सांसद अब्दुल रशीद शेख ने मंगलवार को घोषणा की कि वो अपने 1 महीने का वेतन ईरान के इस स्कूल को दान करेंगे जिस पर हमले में 100 से अधिक बच्चियों की मौत हो गई थी। समाजवादी पार्टी की इकरा चौधरी ने भी पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान ईरान का समर्थन करने की जरूरत बताते हुए कहा कि इस युद्ध में भारत एशिया का सबसे अधिक नुकसान उठाने वाला देश है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में सिर्फ सिलेंडर संकट ही नहीं बल्कि सरेंडर संकट भी है, जहां भारत के फैसले अमेरिका कर रहा है। लोकसभा ने मंगलवार को ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी अधिकार मिलते रहेंगे। उन्होंने विपक्ष की विभिन्न आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल उन लोगों की सुरक्षा करना है जो अपनी जैविक स्थिति के कारण गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं। मंत्री ने कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उभयलिंगी यानी कि ट्रांसजेंडर कहे जाने वाले एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की रक्षा करने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि ये नए कानून का लाभ प्रदान करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की उचित और निश्चित पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समुदाय को एक सटीक परिभाषा देने की आवश्यकता थी। मंत्री के जवाब के बाद सदन में ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया गया। कांग्रेस की ज्योति मनी ने सवाल किया कि बिना ट्रांसजेंडर लोगों या अन्य हितधारकों से परामर्श कर इसे सदन में कैसे लाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ट्रांसजेंडर लोगों का पक्ष सुनना ही नहीं चाहती। उन्होंने विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजने का अनुरोध किया। सपा के आनंद भदौरिया ने चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि यह संशोधन विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा को बहुत संकुचित कर देता है। द्रमुक की टी सुमति ने भी विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह मानवाधिकारों और समुदाय के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का हनन करता है। तृणमूल कांग्रेस की जून मालिया ने भी विधेयक को ट्रांसजेंडर समुदायों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाला बताते हुए कहा कि उनकी लैंगिक पहचान मेडिकल पड़ताल से नहीं की जा सकती। इससे पहले तेदेपा सांसद शबरी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा था कि जब बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर लिंग की पहचान करते हैं और जन्म प्रमाण पत्र में भी इसका उल्लेख होता है। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के मामले में मेडिकल प्रक्रिया से पहचान में क्या आपत्ति होनी चाहिए। शिवसेना उबाठा के सांसद अरविंद गणपत सावंत ने भी इस विधेयक को हड़बड़ी में लाने और पारित कराने की आवश्यकता पर सवाल खड़े किए। भाजपा के प्रताप चंद्र सारंगी ने भी कहा
हमारी सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए और लैंगिक पहचान मेडिकल जांच से ही संभव है। तो ये थी संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा की आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। और आइए अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज की कार्यवाही में क्या खास रहा। राज्यसभा में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में छिड़े वर्तमान संघर्ष के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए अधिकार संपन्न 7 नए समूहों का गठन किया गया है, जो एलपीजी, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अन्य विषयों का नियमित आकलन कर सुझाव देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण भारत के सामने आई चुनौतियों पर राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद अपनी ओर से वक्तव्य देते हुए कहा कि 3 सप्ताह से अधिक समय हो चुका है तथा इस युद्ध ने विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक जैसे जरूरी सामान की नियमित आपूर्ति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है और इसके प्रभावों से निपटने के लिए एक रणनीति के तहत काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने एक अंतर मंत्रालयीय समूह बनाया है जो नियमित बैठक कर आयात निर्यात में आने वाली बाधाओं का आकलन करता है। उन्होंने कहा कि जैसे कोरोना महामारी के दौरान अलग अलग क्षेत्रों की चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेषज्ञों एवं अधिकारियों के विभिन्न अधिकार संपन्न समूह बने थे, वैसे ही कल 7 नए अधिकार संपन्न समूहों का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समूह गैस, महंगाई जैसे विषयों पर विचार कर समाधान के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने युद्ध की शुरुआत के बाद से पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ दो दौर में फोन पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हम खाड़ी के सभी देशों तथा ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने संघर्ष को कम करने और हॉर्मुज मार्ग को खोलने के बारे में भी बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खाड़ी के देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका जीवन और आजीविका भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में दुनिया के कई जहाज फंसे हुए हैं, उनमें भारतीय चालक दल की संख्या भी बहुत अधिक है तथा ये भी भारत की एक बड़ी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में देश विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद उच्च सदन में अनुदान के अनुपूरक मांगों पर कल शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया गया। चर्चा में समाज के हर वर्ग के विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए सत्ता पक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार वित्तीय अनुशासन पर जोर देती है, जिसके चलते आज भ्रष्टाचार से आम आदमी को राहत मिली है। वहीं विपक्ष ने कहा कि अगर 2014 के बाद वास्तव में विकास हुआ होता तो लोगों की समस्याएं अब तक हल हो चुकी होती और सरकार को भी पूर्ण बहुमत मिला होता। भाजपा के डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इस बजट का सबसे बड़ा लाभ वंचित वर्ग को मिले, ये सरकार का प्रयास है। गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क इलाज की सुविधा देना और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना वास्तव में एक सामाजिक निवेश है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉक्टर सरफराज अहमद ने सरकार पर लंबी चौड़ी बातें करने का आरोप लगाते हुए जानना चाहा कि कई मंत्रालयों ने आवंटित राशि पूरी क्यों खर्च नहीं की। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि देश में अनुसूचित जाति जनजाति विकास कोष के तहत राज्य पैसा तो ले लेते हैं लेकिन उसे खर्च नहीं करते और साल के आखिर में यह राशि अन्य मद में स्थानांतरित कर दी जाती है। भाजपा की एस फांगनान कोन्याक ने विनियोग विधेयक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह बजट को वास्तविकता में बदलने में मददगार होगा। IAUML के हारिस बीरन ने कहा कि विनियोग विधेयक में पश्चिम एशिया संकट का जिक्र नहीं है, जबकि यह संकट हमारे जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी ने राज्यों को पर्याप्त कोष दिए जाने की मांग की। विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाजपा के अजित माधवराव गोपछड़े, सतपाल शर्मा, घनश्याम तिवारी, बृजलाल बंसीलाल गुर्जर, नरेश बंसल, मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू और तेदेपा के मस्तान राव बीधा यादव ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले उच्च सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर शून्यकाल हुआ, जिसके तहत सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने राजधानी
दिल्ली के पालम इलाके में बीते सप्ताह हुए अग्निकांड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। माकपा सांसद जॉन बिट्रास ने वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इराक युद्ध की निंदा करते हुए संसद द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किए जाने का संदर्भ देते हुए सरकार से ईरान संघर्ष पर इसी तरह का प्रस्ताव लाने की मांग की। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ की रेल परियोजनाओं के बरसों से फाइलों पर ही रहने का दावा करते हुए कहा कि सभी राज्यों पर समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस सदस्य फूलो देवी नेताम ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सकों और बिस्तरों की कमी की वजह से मरीजों को परेशानी होने का दावा करते हुए सरकार से इस समस्या का अविलंब समाधान निकालने का अनुरोध किया। भाजपा के सुमित्रा बाल्मीक ने परीक्षाओं के दौरान विवाह और अन्य समारोह में डीजे के लाउडस्पीकर से होने वाले शोर से विद्यार्थियों की पढ़ाई के व्यवधान पर चिंता जताते हुए सरकार से इस संबंध में कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। बीजू जनता दल की सुलतादेव ने बच्चों की तस्करी का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी के सदस्य संदीप पाठक ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अक्सर सरकारी अफसर तबादला पोस्टिंग के लिए पैसा मांगते हैं। कांग्रेस के मुकुल वासनिक ने आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। भाजपा की डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी ने मुंबई में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चियों के लापता होने पर चिंता जाहिर करते हुए सवाल किया कि आखिर ये महिलाएं और बच्चियां कहां गईं। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर में गोवंश की तस्करी में वृद्धि का मुद्दा उठाया। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने पशुओं के साथ क्रूरता का मुद्दा उठाया। उसके लिए मिलने वाली सजा को बेहद मामूली बताया। शून्यकाल में ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के यर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी, सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, द्रमुक सदस्य राजाथी और एस कल्याण सुंदरम, कांग्रेस के जीसी चंद्रशेखर और भाजपा की साधना सिंह ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े हुए अपने अपने मुद्दे उठाए। तो ये था संसद समाचार। आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।